इसमें बेसिकली डॉक्ट्राइन्स रिलेटेड थे जो हमने कर लिए हैं सेक्शंस, वो डॉक्ट्राइन्स जरा लिख लेते हैं। सेक्शन 43 बेरट पे लिख लो। डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग द ग्रांट। आओ जी, आ जाओ। ग्रांट बाय एस्टोपल। ठीक है जी, सेक्शन 52 में लिखो सेक्शन 52 पे लिखो डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस। चलो मार्शलिंग वार्शलिंग तो आ जाए। हाँ क्या आओ जी, सेक्शन 54 सेल्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो जी, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें से एक सेल भी होता है। सेल के थ्रू भी ट्रांसफर हो जाती है ना प्रॉपर्टियां। Yes. चलो, सेल क्या है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है। किसमें? इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस। प्राइस को जरा बॉक्स कर लेना। प्राइस के बदले में, ठीक है जी, जब ओनरशिप ट्रांसफर होती है तो उसको सेल कहते हैं। प्राइस पेड और प्रोमिस्ड और पार्ट पेड एंड पार्ट प्रोमिस्ड। ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है, या तो प्राइस पूरा का पूरा पे हो जाए, या प्रोमिस हो जाए कि भाई मैं 1 महीने के अंदर अंदर दे दूंगा, या पार्टली पे हो जाए, पार्टली प्रोमिस हो जाए, कैसे भी। ठीक है ना, बट ध्यान रखना ट्रांसफर क्या चीज होती है, क्या चीज हो रही है, अंडरलाइन कर लेना, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो रही है। सेल कैसे होगी? सेल हाउ मेड? सच ट्रांसफर इन केस ऑफ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कैसी है? टेंजिबल है, भौतिक है। ऑफ द वैल्यू ऑफ 100 रुपीज एंड अपवर्ड्स। ठीक है जी, जो 100 रुपए, 100 रुपए से ज्यादा की है। और इन द केस ऑफ रिवर्जन और अदर इंटेंजिबल थिंग कैन बी मेड ओनली बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी, कैसे होगा? रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही होगा। In the case of tangible immovable property of a value less than 100 rupees, such transfer may be made either by a registered instrument or by delivery of the property। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बात है जी। या तो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगा या फिर डिलीवर प्रॉपर्टी से हो जाएगा। ठीक है जी। डिलीवरी ऑफ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस व्हेन द सेलर प्लेसेस द बायर और सच पर्सन एज ही डायरेक्ट्स इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। दूसरा क्या है कि भैया पोजेशन दे के भी होता है। ठीक है ना, देखो 100 रुपए से, देखो वैसे तो आज की डेट में तो इम्पॉसिबल है कि 100 रुपए से नीचे की इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल जाए, ऐसा इम्पॉसिबल है। ठीक है ना, लेकिन लो ये बोलता है कि 100 रुपए से नीचे की इमूवेबल प्रॉपर्टी फिर वो ऑप्शनल हो जाएगी। आपको रजिस्टर करानी है कराओ, नहीं करानी है मत कराओ। ठीक हो गया। अब वहां पे कैसे होगा? वहां पे सिंपल पोजेशन देकर भी हो सकता है। ठीक हो गया। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ए कॉन्ट्रैक्ट दैट अ सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल टेक प्लेस ऑन टर्म्स सेटल्ड बिटवीन द पार्टीज। यस, सेल डीड। इट डज नॉट ऑफ इटसेल्फ क्रिएट एनी इंटरेस्ट इन और चार्ज ऑन एनी सच प्रॉपर्टी। ध्यान रखना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अपने आप में कोई इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करता या फिर चार्ज क्रिएट नहीं करेगा किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर। आ गया।
छोड़ दो, बाकी की जरूरत नहीं है। 55, ये आगे बढ़ गया मैं एक सेक्शन। हाँ, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर, बिल्कुल सही बात, सही बात है जी। देखो, ए बी सी डी से ही शुरू कर लेते हैं। वन का ए, भैया डिस्क्लोज करना पड़ेगा किसको, बायर को, कोई भी मटेरियल डिफेक्ट बायर को आपको बताना पड़ेगा, जो सेलर है उसको बताना पड़ेगा कोई मटेरियल डिफेक्ट हो प्रॉपर्टी के अंदर, और इन द सेलर्स टाइटल देयर टू, of which the seller is and the buyer is not aware and which the buyer could not with ordinary cost discover। ठीक है जी, बताना पड़ेगा। टू प्रोड्यूस किसको, बायर को, ऑन हिज रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, सारे सारे डॉक्यूमेंट, किस चीज के, टाइटल के डॉक्यूमेंट। टू आंसर टू द बेस्ट of his information or relevant questions put to him by the buyer। ठीक है जी, सारे सवालों को जवाब देने पड़ेंगे। पेमेंट करनी पड़ेगी या फिर टेंडर सोपान करना पड़ेगा अमाउंट का। ई देख लो, बिटवीन द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी टू टेक एज मच केयर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल रिलेटिंग देयरटू व्हिच आर इन हिज पोजेशन एज एन ओनर ऑफ ऑर्डिनरी प्रोड्यूस। ठीक है जी, ये सारी की सारी ड्यूटी वगैरह करनी पड़ेगी। आगे आ जाओ, 56 के ऊपर आ जाओ। मार्शलिंग बाय सब्सीक्वेंट परचेज, लिखो इस पे, डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग। वैसे मार्शल क्या होता है? चलो, इफ द ओनर ऑफ दो या दो से ज्यादा प्रॉपर्टीज, कोई ओनर है, ठीक है जी, एक दो या दो से ज्यादा प्रॉपर्टीज, अंडरलाइन कर लेना, मोर्गेज कर देता है उनको, देम को, ठीक है ना, दो एटलीस्ट प्रॉपर्टी या दो से ज्यादा जितनी भी प्रॉपर्टी है उनको मोर्गेज कर देता है, किसको, एक आदमी को। एंड देन सेल्स वन और मोर ऑफ द प्रॉपर्टीज टू अनदर, एक आदमी को मोर्गेज कर रहा है, दूसरे आदमी को सेल कर देता है। द बायर, अब ये जो बायर है, खरीदार है इस प्रॉपर्टी का, इन द एब्सेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी नहीं है, वह एंटाइटल है टू हैव द मोर्गेज डीड सेटिस्फाइड, कि वो करे मोर्गेज डीड को सेटिस्फाइड आउट ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से या फिर प्रॉपर्टीज से जो कि नॉट सोल्ड टू हिम है, जो उसको नहीं बेची गई हैं, सो फार एज, उतना, द सेम विल एक्सटेंड, कि वो एक्सटेंड हो जाएगी, बट नॉट सो एज टू प्रेजुडाइज द राइट्स ऑफ द मोर्गेजी। मंटू ध्यान रखना, ये जो मोर्गेजी है उसके राइट प्रेजुडाइज ना हो, और उन बंदों के राइट जो पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम, जो उसके अंडर क्लेम कर रहे हो मोर्गेजी के अंडर, और एनी अदर पर्सन हु हैज फॉर कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन के बदले में उन्होंने एक्वायर किया हो कोई इंटरेस्ट, किसमें, इन एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज, उन किसी एक प्रॉपर्टीज के अंदर से, ठीक है जी, उसने एक्वायर किया हो, ठीक है जी, उसका ध्यान आपको रखना होगा। देखो जी, डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग, ठीक है जी। देखो क्या सीन है, ए के पास दो प्रॉपर्टियां हैं, ठीक है ना, देखो मोर्गेज का जिक्र कर रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी का समझ गए होगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, दोनों इमूवेबल प्रॉपर्टी है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है जी। दोनों की दोनों प्रॉपर्टी, ठीक है जी, कोई मिस्टर बी है, उसको मोर्गेज कर दी है, ठीक है जी, और बी को प्रॉपर्टी मोर्गेज करके ए जो है, ठीक है जी, एक प्रॉपर्टी है, लेट्स से प्रॉपर्टी का नाम, प्रॉपर्टी का भी नाम लिख लेते हैं, एक्स प्रॉपर्टी, वाई प्रॉपर्टी, ठीक है ना, इसमें से एक्स प्रॉपर्टी है, एक्स को
सी को बेच देता है। आओ जी, अब देखो इस केस के अंदर देखो सीन क्या हो रहा है, डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग चल रहा है, ठीक है जी। इसके अंदर मार्शलिंग क्या होता है, बेसिकली सपोज करो ए के पास दो प्रॉपर्टियां हैं, दो इमूवेबल प्रॉपर्टियां हैं। एक प्रॉपर्टी का नाम एक्स है, दूसरी प्रॉपर्टी का नाम वाई है। ए ने दोनों में से दोनों प्रॉपर्टी बेसिकली जो है बी को मोर्गेज कर दी है, और उसमें से एक प्रॉपर्टी एक्स बाद में सी को बेच दी है, ठीक है ना। अब सी जो है, डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग क्या कहता है, सी जो है वो क्लेम कर सकता है, कर सकता है क्या, कि ये जो मोर्गेज मनी है ना, क्योंकि मोर्गेज को तो पैसा चुकाना पड़ेगा, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी वाई से यील्ड कर लिया जाए, भुगता लिया जाए, ठीक है ना। सही, यही है डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग। लेकिन ए ने तो सी को ही तो एक्स जो प्रॉपर्टी थी वो सी को ही तो बेची थी, ए हाँ की हाँ तो प्रॉपर्टी बेची थी इसने। हाँ हाँ, बट ये मोर्गेज का तो पैसा चुकाना पड़ेगा ना हमें। तो वही तो दूसरी प्रॉपर्टी नहीं होगी सर। हाँ, तो जो सी के पास जो एक्स वाली प्रॉपर्टी है फिर वो वाई से कैसे कर लेगा? मोर्गेजी बी है, सी तो बायर है, ठीक है। आदमी अलग अलग नहीं। मोर्गेज रखी है दोनों की दोनों प्रॉपर्टी बी के पास रखी हुई है, ठीक है। मोर्गेज का पैसा किसने चुकाना है, ए ने जी जी। चुकाना है, ठीक हो गया। मोर्गेज एक ही है, अलग अलग कागज नहीं बने हैं, एक ही मोर्गेज है, ठीक है ना। तो सिर्फ इस सरकमस्टांस में सी मार्शल बन जाएगा। इसी कारण से पूछ रहा था कि मार्शल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। सी चाहे सिर्फ इस केस के अंदर दो या दो से ज्यादा इमूवेबल प्रॉपर्टी और वो एक ही आदमी के पास मोर्गेज रखी है, और एक ही आदमी ने मोर्गेज करी है, यानी मोर्गेजर भी एक ही है, मोर्गेजी भी एक ही है, मोर्गेज भी एक है, ठीक है ना। और मोर्गेज एक आदमी को करके प्रॉपर्टी दूसरे आदमी को बेच दी है, मोर्गेज नहीं करी, बेच दी है, ठीक है जी। जिसको ये प्रॉपर्टी उसमें खरीदारी में प्राप्त हुई है, ठीक है ना। सी खरीदार जो प्राप्त करेगा, ठीक है जी, वो चाहे तो डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शल अप्लाई कर सकता है, क्या कह सकता है कि भैया ए को बोलो कि अपनी दूसरी प्रॉपर्टी में से मोर्गेज का पैसा सेटिस्फाई कर दे, मैंने तो तेरे को पैसे दे दिए थे सारे के सारे, भैया मैं चल, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शल, बस यही डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग है, ठीक है ना, बोल देते ना मार्शल कॉम, मीनिंग देख लेना इसका, बेसिकली डोमिनेटिव, बट एक्चुअल मीनिंग देखना जाके इसका, ठीक है ना, तब थोड़ा सा बात बनेगी। बस ये हो गया आपका डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग जो पूछते हैं, केस लो तो नहीं है इसमें। ठीक हो गया। हाँ, एक केस ऐसा हो सकता है जब ये मार्शलिंग वाला जो कंसेप्ट है वो आपके काम ना आए। क्यों? लेट से प्रॉपर्टी एक्स वाई थी, बी के पास मोर्गेज थी, ठीक है जी, सी ने एक्स प्रॉपर्टी खरीद ली, ठीक है। कल को जब
मॉर्गेज सेटिस्फाई करने का नंबर आया, ठीक है जी। वाई प्रॉपर्टी बिक चुकी है लेकिन अप्रोप्रिएट नहीं हुई है, मॉर्गेज मॉर्गेज अमाउंट अप्रोप्रिएट नहीं हुआ है, तो अब एक्स प्रॉपर्टी में से भी दिया जाएगा, इसको भी अप्रोप्रिएट किया जाएगा एक्स वाली प्रॉपर्टी को। और मॉर्गेज के केस के अंदर जो भी मॉर्गेज लैंड है, अप्रोप्रिएट करने का मतलब बिकती है तो बिके, ठीक है जी, इसके ऊपर खेती खुदी करके उसमें से खर्चा निकाल के उसको देना हो तो वैसे करे, ठीक है, जैसे भी अप्रोप्रिएट होना हो। डन हो गया, सिंपल। चलो, उस केस में काम नहीं आएगा, अगर ये बनाना है तो बना सकते हो। बनाओ एक बार, मैं एक बार पानी पी के आता हूँ। चलो जी, अब आगे आ जाओ, 57 छोड़ दो, आओ आज के मेन धंधे पे आ जाओ। ऑफ मॉर्गेज, ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड चार्जेस। ध्यान रखो चैप्टर 4 के अंदर दो चीजें हैं, मॉर्गेज एंड चार्ज, ठीक है ना। अब मॉर्गेज लगभग लगभग क्या, हर सिविल बेयर एक्ट के अंदर मॉर्गेज मॉर्गेज से जनित जो भी सवाल हो उनका जिक्र करना होगा ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है जी। चार्ज के विषय में, ठीक है जी। डन, कितनी बार एग्जांपल बताया मैंने, ठीक है ना। अगर मन करेगा तो इसको लिख भी लेंगे हम, ठीक है ना, अगर सही से चलेंगे आगे तो हम इसको लिख लेंगे। आओ जरा, मोर्गेज, ए मोर्गेज इज द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। यस, मोर्गेज के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर होता है इंटरेस्ट, किसमें, इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में, किसी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर से, फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी। और मॉर्गेज क्या होता है, बेसिकली एक सिक्योर्ड लोन होता है, यह सिक्योर करने के लिए होता है कि पैसा पे कर दिया जाएगा, मनी एडवांस, जो मनी एडवांस किया गया था, और टू बी एडवांस, जो किया जाना है, बाय वे ऑफ लोन, लोन के द्वारा, एन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेट, कोई एग्जिस्टिंग लोन हो या कोई फ्यूचर लोन हो, और या फिर परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट, या कोई परफॉर्मेंस ऑफ एंगेजमेंट हो विच मे गिव राइज टू ए पेक्यूनरी लायबिलिटी, जिसके अंदर किसी पेक्यूनरी लायबिलिटी का राइज हो रहा हो। द ट्रांसफर इज कॉल्ड मॉर्गेज, जो ट्रांसफरर है इसके इसके अंदर वो क्या कहलाएगा, मॉर्गेजर। जो ट्रांसफर है इस केस के अंदर मॉर्गेज ही कहलाएगा। प्रिंसिपल मनी जो है एंड इंटरेस्ट ऑफ विच पेमेंट इज सिक्योर्ड फॉर द टाइमिंग आर कॉल्ड मॉर्गेज मनी, ठीक है जी। एंड द इंस्ट्रूमेंट इफ एन, यदि कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई कागज बना है जिसके द्वारा ट्रांसफर जो है इफेक्ट में लाई गई है, उसको कहेंगे मॉर्गेज डीड। बहुत सिंपल है, मॉर्गेज का स्पेसिफिक पर्पस है, ठीक हो गया, ठीक प्लेज के जैसा। आओ ध्यान रखो, इस सेक्शन में से अगर किसी स्टेट के अंदर अगर टीपीए सिलेबस में है, ठीक है जी, अरे इस सेक्शन से सवाल ना आए पीटी में, इस सवाल इससे सवाल ना आए मेंस में और इंटरव्यू में, तो भूल जाना, ठीक है ना, इसमें से जरूर आएगा। दिल्ली विदाउट फेल, ठीक है जी, टीपीए है उसमें सब्जेक्ट में, ठीक है जी, विदाउट फेल आता है, ठीक है। बस नीचे क्या लिखा हुआ है, टाइप्स लिखी हुई है मॉर्गेज की, इन्हीं टाइप्स में से आ जाता है। आपको ये जो टाइप्स है ना, ये इनके विषय में लिख लेना, ठीक है ना। एक तो टाइप ऐसी है मॉर्गेज की जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, बाकी सारी की सारी अलग अलग है। आओ सिंपल मॉर्गेज, देखो जी, बना लो नंबर 1 लिख के, सिंपल मॉर्गेज ना, डिक्टेशन में, बस ये सिर्फ इसलिए अपने कच्चे नोट्स पक्के कर लो इसमें क्योंकि आता है इसमें सवाल, ठीक है ना। अगर पेंसिल है हाथ में तो बेरेक्ट पे कर सकते हो, कोई टेंशन। जहां पर विदाउट डिलीवरिंग पोजेशन, पोजेशन डिलीवर नहीं हो रहा है, ठीक है ना, किसका, मोर्गेज प्रॉपर्टी का, तो ये जो मोर्गेजर है अपने आप को बाइंड कर लेता है पर्सनली, पर्सनली अपने आप को बाइंड कर लेता है, किस लिए, टू पे द मोर्गेज मनी, कि वो पे करेगा क्या, मोर्गेज मनी को,
और एग्री कर लेता है एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली दैट कि अगर वो फेल हो जाए, ठीक है ना, टू पे अकॉर्डिंगली, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है मॉर्गेज का उसके, तो मॉर्गेजी जो है शेल हैव ए राइट टू कॉज द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड। तो इस केस के अंदर मॉर्गेजी के पास राइट आ जाएगा कि प्रॉपर्टी सोल्ड। बेच दे। और ये जो प्रोसीड हैं, ठीक है ना, किसकी, इस सेल की, टू बी अप्लाइड, उनको अप्लाई कर ले सो फार एज मे बी नेसेसरी, जितना जरूरी हो, किसमें, इन पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी। जो ये ट्रांजैक्शन है इज कॉल्ड ए सिंपल मॉर्गेज एंड मॉर्गेज अ सिंपल मॉर्गेज। ठीक है जी, इसके अंदर क्या है, ये सिंपल मॉर्गेज कहलाएगा, और ये जो मॉर्गेज ही रहेगा ये सिंपल मॉर्गेज ही कहलाएगा। ठीक है जी, बहुत सिंपल सिंपल है। इस मॉर्गेज के अंदर पोजेशन ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है ना, देखो मैं सिंपल मॉर्गेज आपको बता देता हूँ क्या होता है। मॉर्गेज मतलब सिंपली, मैं सिंपल मॉर्गेज की बात नहीं कह रहा हूँ, मॉर्गेज इन सिंपल की बात करूँ, इन जनरल की बात कर रहा हूँ। एक आदमी है, इसके पास ये एक जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, चलो, ये क्या करता है, बी को, बी से लोन ले लेता है, ठीक है, कितने का, अपने अपने समझ के हिसाब से देख लेना, ठीक है ना, मैं कुछ फिक्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, चलो। अब बी पूछता है कि भाई सिक्योरिटी, सिक्योरिटी समझते ना हम? हाँ कि ना? यस सर। अब बी पूछेगा भाई सिक्योरिटी यानी जमानत पे तो कुछ रख, कल को तू भाग गया तो पैसा लेके, ठीक है, वो बोलेगा, ए बोलेगा भाई क्या रखूं, बी बोलेगा जमीन है ना तेरे पास, जमीन के अलावा क्या है, जमीन के अलावा तो कुछ भी नहीं है ऐसा जो 10 लाख के लोन या 1 करोड़ के लोन के बदले में रखी जा सके। ध्यान रखना सिक्योरिटी सफिशिएंट होनी चाहिए, अगर सिक्योरिटी सफिशिएंट है तो सिक्योरिटी है, इनसफिशिएंट है तो सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है ना, कुछ भी रखो है, हाँ बिल्कुल। लेट्स से अगर देखो अगेन, अगर लोन को सिक्योर करने की बात है तो मूवेबल भी रखवा सकता है, रोकलेस हो जाएगा। अगेन मैं सिर्फ फिलहाल लोन की बात कर रहा हूँ, इसको मोर्गेज बनाऊंगा अभी तो मैं। वो पूछता है कि भाई जमीन के अलावा तेरे पास क्या है, भाई जमीन के अलावा तो भाई एक बैल है, ये ट्रैक्टर है, एरो है, इक्विपमेंट है, बर्तन भांडे हैं। भाई 20-25 लाख के लोन के बदले मतलब ट्रैक्टर टुक्टर तो हो ना हो, क्योंकि ट्रैक्टर तो तेरा पुराना हो गया। पर्सन बिल्कुल, बिल्कुल ही गलत, वो अनसिक्योर्ड लोन है। ठीक हो गया, अनसिक्योर्ड लोन एक्शनेबल क्लेम है क्या, इस एक्ट के अकॉर्डिंग, टीपीए के अकॉर्डिंग। टीपी के हो। है, यही तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा। ट्रांजेक्शन तो वो तो टीपीए में अदरवाइज भी आ गया ना, सिर्फ एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, ये नहीं पूछ रहा है कि भाई टीपीए की विषय वस्तु है कि नहीं। मीन प्रॉफिट वो तो सीपीसी में अदरवाइज भी है, अगर केस बनेगा तो वो हो जाएगा बिल्कुल। एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन में फॉल, अगर वो अनसिक्योर्ड लोन से जनित है, ठीक है जी, वो तो टीपीए की अदरवाइज विषय वस्तु हो जाएगी, क्योंकि वैसे भी जो मीन प्रॉफिट है वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ज्यादा अच्छे से एस्टेब्लिश होता है, ठीक है ना। अगर वो अनसिक्योर्ड लोन से जनित है, ठीक है जी, और उस पर कंस्ट्रक्शन करके किया गया है, अगर उस पर कंस्ट्रक्शन करके किया गया है तो हाँ हो सकता है, अन्यथा नहीं। हाँ? हम्म, मीन प्रॉफिट क्या होता है, अनसिक्योर्ड लोन में फिर कैसे लगाओगे, अनसिक्योर्ड लोन के अंदर अगर आपने प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी पे ले ही ली है तो फिर अनसिक्योर्ड कैसे रहा। अब मॉर्गेज को किसी भी सूरत में अनसिक्योर्ड लोन कह सकते हो क्या, नेवर, कभी भी इसको अनसिक्योर्ड लोन नहीं कहा जा सकता। नहीं,
फिर हम जो है इंट्रोडक्शन को गलत समझ रहे हैं। सिर्फ एक डेफिनेशन दी गई है कि अनसिक्योर्ड सॉरी एक्शनेबल क्लेम क्या होते हैं। अगेन सवाल ये नहीं है, डेफिनेशन ये नहीं है कि टीपीए की विषय वस्तु है कि नहीं। वो इस बेरेट के अंदर कहीं एक वर्ड आ गया एक्शनेबल क्लेम, तो सिर्फ उसको डिफाइन कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भैया मान लो अगर मोर्गेज का पैसा वापस नहीं दिया तो इसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ, ये मतलब नहीं उसका। ठीक हो गया, चलो आगे आ जाओ। ठीक है जी, सिक्योरिटी जमीन की रखवाती है। देखो अब इन जनरल जो हम जैसे पुरानी मूवीज में देखते हैं, क्या होता है, जो सेठ जी होता है वो जमीन कब्जा लेता है, ठीक है ना। और वो जो किसान है बेचारा वो पूरी उम्र उसके उसके पोते पाते भी लोन चुकाने में लगे रहते हैं, ठीक है जी। डन, सिंपल। लेट से इसका पोजेशन ना जाए, पोजेशन किसके पास है, ए के पास है। मॉर्गेज पे लोन भी ले लिया है, ठीक है जी। मॉर्गेज पे प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी भी रखी जा चुकी है, फिर भी यह इमूवेबल प्रॉपर्टी ए के पोजेशन में ही है। अगर ऐसा लोन है, ऐसा मॉर्गेज है, तो उसको सिंपल मॉर्गेज कहेंगे। तो फिर बी के पास गया गया, बी के पास अश्योरेंस गया है क्या, बी के पास एक राइट चला गया है क्या, कि अगर इन केस ऑफ पेमेंट नहीं हुई, अनपेड रहा, कौन, बी, सिंपल, तो उसके पास राइट आ जाएगा कि वो इसको बेचकर, ठीक है ना, अप्रोप्रिएट कर ले, कितना, जितना जरूरी हो, नेसेसरी हो, कुछ बच जाए, कुछ सरप्लस बच जाए तो वो ए को दे दे। ठीक हो गया, चल। मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, जहां पर मॉर्गेजर अंडरलाइन ostensibly sells the mortgaged property, जहां पर मॉर्गेजर खुद बेच रहा है, बट कैसे, ostensibly, ostensible कैसे, ostensible, और कौन से बता, 50, 50, 54, 54, 51, 41। 41, ठीक है जी। क्या होता है ऑस्टेंसिबल, जिसके पास अथॉरिटी ना हो, ठीक है ना, कागज तो है ही नहीं। ध्यान रखना, मोर्गेज प्रॉपर्टी, मोर्गेज के अंदर जमीन जाए ना जाए, कागज जरूर जाएंगे, ठीक है ना। जहां पर मोर्गेजर, मोर्गेजर कौन, जिसने मोर्गेज पे प्रॉपर्टी रखी है, लेकिन लोन के बदले में सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी प्रॉपर्टी रखी है, ऑस्टेंसिबली सेल कर देता है, बेच देता है मोर्गेज प्रॉपर्टी को, किस कंडीशन पर, ऑन कंडीशन दैट ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द मोर्गेज मनी ऑन ए सर्टेन डेट द सेल शैल बिकम एब्सोल्यूट, ठीक है जी। कि ये जो सेल है जो आज मैं ऑस्टेंसिबली कर रहा हूँ, ये एब्सोल्यूट कब हो जाएगी, जिस दिन मैं डिफॉल्ट पेमेंट हो जाऊंगा, यानी मैं, सीधी सिंपल सी बात है, डिफॉल्ट कर जाऊंगा लोन का पैसा चुकाने में। सही, सिंपल। हालांकि देखो अभी तक जिक्र नहीं है यहाँ पर, बट एक कॉमन सेंस का पॉइंट है, क्या कोई ऐसा लोन हो सकता है जो एटर्नल टाइम के लिए हो, सोचो, ठीक है ना। तो मियाद होती है लोन की, इतने दिन में चुका देगा, ठीक है, नहीं तो फिर वो चक्रवृद्धि ब्याज पे पता नहीं क्या क्या। ये जो बैंक वाली प्रॉपर्टी पे जो मतलब कब्जा करते हैं वो टीपी के थ्रू ही वो अपना चार्ज लेते हैं। बैंक वाले की प्रॉपर्टी सर को, जैसे कोई बैंक में लोन लेने के लिए चला गया हाँ हाँ और वो लोन नहीं चुका पाया, हाँ, तो बैंक उसके ऊपर अपना चार्ज क्रिएट कर देती है, वो टीपी, चार्ज क्रिएट हो जाएगा उसका। वो फिर टीपी के अंदर अंदर ही चार्ज क्रिएट करती है। नहीं, ये तो बेसिकली अपना उसमें वो सरफेस एक्ट के अंदर भी हो जाता है, हाँ, ठीक है ना। ध्यान रखना, मोर्गेज नहीं हो रहा है वहां बैंक में, बैंक में तो सिंपल लोन लिया दिया जा रहा है, ठीक हो गया।
ठीक है ना। अगर उसको सीधी सिंपल देखो, वो तो सिक्योर देगी भैया, फिर सिक्योरिटी आ तो गई, पर्सनल सैलरी लोन। की सिक्योरिटी आ तो गई, सिक्योरिटी तो है ना। अब देखो सिक्योरिटी चाहे पैसे के बदले में पैसे की सिक्योरिटी हो या फिर प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी हो, बैंक बैंक बड़ा मुश्किल है, मतलब अनसिक्योर्ड लोन दे बैंक बहुत मुश्किल है, नहीं मिलेगा। हाँ ये फाइनेंसर ये दे देते हैं, ठीक है ना। आजकल तो ऐप भी आने लगी, 5 मिनट में लोन, क्या कौन सा लोन, पर्सनल लोन क्या बोलते हैं उसको, पर्सनल लोन दे पर्सनल देते लोन हैं। 5 लाख तक का पर्सनल लोन, ठीक है ना। हाँ ठीक है जी, और ये कंपनियां तो फंसा भी देती हैं ऐप वाली, बहुत जल्दी फंसाने लगती हैं। हम्म, ठीक है ना। अपना एक तुम्हारे पुराना साथी फंस गया था, उसने ऐसे ही लोन के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है जी। अब क्या है, सीधा फिर घर में फोन आने लग गए, ठीक है जी, 1 डेढ़ महीने के बाद ही फोन शुरू हो गए, भाई पैसे दे हमारे, ये और वो और ये लोग करा, ठीक है जी। अब तो खैर वो विदेश विदेश में चला गया। हाँ ऐसे ही सिस्टम ना। हाँ 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 हाँ। हम्म। तेरे तेरे हाँ बिल्कुल। जी, फिर उसके ऊपर फिर है। हम्म, वो तो अदरवाइज आ ही जाएगी। अच्छा आसपास कॉल कर लेते हैं। हम्म, फिर कैसे। ऐसे ऐसे खा लेते हैं। अच्छा फिर देने देने तो नहीं पड़े, तो ठीक हो गया, तो लुटेरों को लूट लिया है। चलो देखो, एट द टाइम ऑफ द मॉर्गेज ही, ठीक है जी, एक प्रकार से प्रॉपर्टी को बेच देता है मॉर्गेजर, लेकिन ये बिकाई कंफर्म कब होगी, जब डिफॉल्ट हो जाएगा पेमेंट, ठीक है ना। दोबारा से पढ़ देता हूँ। On condition that on a default of payment of the mortgage money on a certain date, underline कर लेना certain date, the sale shall become absolute। ये जो सेल when at the time of the mortgage, जब वो सेटल कर रहे थे या ये कार्रवाई चल रही थी, उस समय जो सेल हुई थी, ये एब्सोलूट हो गई है अब, या फिर कंफर्म हो गई है तब। ऑन कंडीशन दैट ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड द सेल शैल बिकम वॉइड। और आगे कंडीशन क्या है, अगर पेमेंट हो गई लोन के अमाउंट की, तो ये जो सेल जो पहले डेट पहले स्थान पर हुई थी वो बिकम्स वॉइड हो जाएगी, बिकम्स वॉइड को अंडरलाइन कर लेना। ऑन कंडीशन दैट, और तीसरी कंडीशन क्या है कि सच पेमेंट बीइंग मेड द बायर शैल ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द सेलर। यस, इसके अंदर जो मोर्गेजी रहेगा उसको बायर की संज्ञा दे रहे हैं, मोर्गेजर को सेलर बता रहे हैं। बायर को क्या करना पड़ेगा, ऑन द सेटिस्फेक्शन प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी होगी वापस, किसको, सेलर को या फिर मोर्गेजर को। द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड अ मोर्गेज बाय कंडीशनल सेल। यह मोर्गेज कैसी होती है, कंडीशनल सेल के द्वारा होती है। एंड द मोर्गेजी, a mortgagee by conditional sale, provided that no such transaction shall be deemed to be a mortgage unless the condition is embodied in the document which affects or purports to affect the sale। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बात है, जाने दो इसको। आओ जरा, यूज ए फ्रक्चुरी मोर्गेज, ठीक है जी। अभी थोड़ी देर पहले हमने सिंपल मोर्गेज पढ़ा था, क्या होता है सिंपल मोर्गेज, देखो जरा। बिल के पास राइट आ जाता है उसको सेल करने का। ठीक है, और उस अगर सिंपल मोर्गेज में से कुछ यूजर फ्रक्चुरी राइट्स दे दिए जाएं तो उसको यूजर फ्रक्चुरी मोर्गेज कहते हैं। इसके अलावा सिंपल मोर्गेज और यूजर फ्रक्चुरी मोर्गेज में कोई भी फर्क नहीं। आओ जरा पढ़ लेते हैं। जहां पर
मोर्गेजर डिलीवर्स कर देता है क्या, पोजेशन, ऑन एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन बाइंड हिमसेल्फ टू डिलीवर पोजेशन, ठीक है ना, ऑफ द मोर्गेज प्रॉपर्टी, किसको, मोर्गेजी को, एंड अथोराइज कर देता है कि वो रिटेन करके रखे उस पोजीशन को जब तक कि पेमेंट मोर्गेज मनी की, एंड टू रिसीव द रेंट, और रेंट वगैरह रिसीव करता रहे, प्रॉफिट वगैरह रिसीव करता है जो भी एक्रू होता है उस प्रॉपर्टी में से, और उसके किसी पार्ट में से, या फिर पार्टली रेंट ले ले या फिर पार्टली प्रॉफिट वगैरह ले ले अप्रोप्रिएट करके उस प्रॉपर्टी को, ठीक है जी, इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट, किसके बदले में, ब्याज के बदले में, हाँ, और इन द पेमेंट ऑफ मोर्गेज मनी, ठीक है जी, और मोर्गेज मनी की पेमेंट के बदले में, और पार्टली इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है जी, पार्टली इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट और पार्टली इन द पेमेंट, ठीक है जी, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी, यानी इंटरेस्ट भी आ जाता है, और हर महीने जो है भाई जो मोर्गेज का लोन है उसकी भी किस्त भी चुका देता हूँ, इंटरेस्ट भी प्लस किस्त भी, ठीक है ना। द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एन यूजर फ्रक्चुरी मोर्गेज, इसको क्या कहेंगे, यूजर फ्रक्चुरी मोर्गेज कहेंगे, एंड द मोर्गेजी एंड अनयूज सॉरी यूजर फ्रक्चुरी मोर्गेजी, ठीक है जी, जो सिंपल मोर्गेज है उसके अंदर क्या किया है, बस कंडीशन दे दी है क्या, कि ये जो मोर्गेजर है वो बिल्कुल मैंडेटरी जो है पोजेशन जो है पास ऑन कर देगा, या फिर यूज करने के राइट डाल देगा, भाई इस प्रॉपर्टी में से मेरे पास रेंट आता है, ठीक है ना, लेट से मेरे पास भाई 1 लाख का रेंट आता है हर महीने का, और मैंने तेरे से भाई 20 लाख का लोन लिया है, ठीक है ना, तो 20 लाख के लोन के ऊपर यू लगाओ शायद भी महीने का 2,000, 2,000 या कितना, 200, दो रुपये सैकड़ा बनेगा ना, ठीक है, तो 1 लाख के ऊपर कितना हो गया, 2 रुपये सैकड़ा, 2,000 हो गया ना, साल के हुए ना ये, महीने का हो गया ना, महीने का। ठीक है ना, लेट से भाई 1 लाख रुपए का रेंट आता है, भाई 2,000 तू रेंट के काट ले, बाकी 98,000 जो है तू अपनी किस्त ले ले, हम्म। यस यस, हाँ, बेसिकली अगर कहोगे तो फिर मतलब 2%, 2 रुपये सैकड़ा के हिसाब से साल का लगाओगे तो लगभग 20% बन जाता है इसमें। डन हो गया, सिंपल है, सही। अगर सिंपल मोर्गेज के साथ में यूजर सक्सेस राइट्स भी दे देते हो आप किसको, मोर्गेजी को, तो अब वो सिंपल मोर्गेज नहीं है, वो यूजर सक्सेस मोर्गेज बन चुकी है। आओ जी जरा आगे, ले जी, बहुत पूछते हैं भाई इंग्लिश मोर्गेज, जहां पर मोर्गेजर बाइंड कर लेता है खुद को रीपे करने के लिए मोर्गेज मनी को ऑन ए सर्टेन डेट, किसी एक सर्टेन डेट के ऊपर, एंड और ट्रांसफर कर देता है मोर्गेज प्रॉपर्टी को एब्सोल्यूटली, यस, प्रॉपर्टी ही ट्रांसफर करती है एब्सोल्युटली, किसको, मोर्गेजी को, बट सब्जेक्ट टू द प्रोवाइजो दैट, लेकिन एक कंडीशन क्या है, ही विल रीट्रांसफर इट, अब ये जो अंग्रेज है ये रीट्रांसफर करेगा इट टू द मोर्गेजर, मोर्गेजर को, अपॉन पेमेंट ऑफ द मोर्गेज मनी, ठीक है जी, मोर्गेज मनी पेमेंट पर, एज एग्रीड, जितना भी एग्रीड हुआ है, द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एन इंग्लिश मोर्गेज, ठीक है ना, कंडीशन सेल के जैसा, ठीक है ना। अब सवाल पूछ लेंगे भाई कंडीशनल सेल और उसमें इंग्लिश मोर्गेज में क्या फर्क है, जैसे सिंपल मोर्गेज और यूजर फैक्चरी में क्या फर्क है, यूज का फर्क है। इसमें जो ये इंग्लिश मॉर्गेज है, इसके पास तो प्रॉपर राइट और प्रॉपर्टी आ गई ना। आ गई, आएगी नहीं, आ चुकी है इसके आ पास, गई। ठीक है। पहले 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 एक बार मेरा सवाल आने दो, रुको, पहले मेरा सवाल आने दो, जैसे सिंपल मोर्गेज, ये ध्यान रखना ये सवाल है, ये पीटी में भी सवाल है, ये मेज में भी सवाल है, ये इंटरव्यू में भी सवाल है। मेज में तो यूं का यूं सिंपल आ जाएगा सेक्शन, डिफाइन मोर्गेज, डिफाइन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोर्गेजेस आर देयर इन आवर कंट्री, ठीक है जी। कंडीशनल सेल के अंदर वो एज ए कंडीशन जो है क्या करता है, प्रॉपर्टी बेच देता है, जो कंफर्म होगी ऑन द डेट ऑफ नॉन पेमेंट, या फिर डिफॉल्ट की डेट पर कंफर्म हो जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पे कंफर्म नहीं होना है, यहाँ तो प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट जा चुकी है, प्रॉपर्टी जब जाएगी ना, जब उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, या मतलब
गई। अगेन देखो यहाँ पे देखो, एंड ट्रांसफर ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली, दूसरी ही लाइन में लिखा हुआ है प्रॉपर्टी ट्रांसफर एब्सोल्युटली हो चुकी है। जैसे भी प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली ट्रांसफर होती होगी वैसे ही, जैसे हमारे देश में अगर मैं कहूँ कि प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली ट्रांसफर करनी तो कैसे होगी, सच में जाके रजिस्ट्री करवानी है। सिंपल, तो यहाँ पे ऐसे ही होगी। मतलब इसके नाम पे रजिस्ट्री करवा देगा। यस, कंडीशनल और इंग्लिश में। सर कंडीशन में तो ये कंडीशन है ना कि मतलब वो फेल हो सकता है तो एब्सोल्यूट हो, इसमें पहले एब्सोल्यूट हो गया। हाँ यस, इसमें पहले एब्सोल्यूट होगी, ये तो होगी, ठीक है ना। अंग्रेजी की जो जो शराब होती है ना, ठीक है ना, एक इंग्लिश दारू एक देसी दारू। इंग्लिश दारू का नाम एब्सोल्यूट, देसी दारू का नाम कंडीशन, ठीक है ना। देसी दारू जो पिएगा कंडीशन मॉर्गेज करेगा, ठीक है ना भाई, प्रॉपर्टी तेरी, दारू पी के बोला प्रॉपर्टी तेरी, लेकिन कंफर्म होगी जब अगर मैं पैसे नहीं दे पाया। इंग्लिश के अंदर ऑन द वेरी फर्स्ट डेट जब ये मॉर्गेज के कागज बन रहे हैं उसी समय एब्सोल्युटली चलेगी ये प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। इसमें कंफर्म नहीं होना, अगर पेमेंट हो गई मॉर्गेज के पैसे की तो रीट्रांसफर होगी प्रॉपर्टी, एब्सोल्युटली यस एब्सोल्युट, याद हो जाएगा। जैसे मैंने ये याद किया तो मैंने तुमको बता दिया, आगे तुम्हारी इच्छा है। हाँ अब आप सब आपके कुछ सवाल पे मॉर्गेज की बाद में पैसे लेने के बाद नहीं, ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मॉर्गेज है, मॉर्गेज की कंडीशन है। सर जो कंडीशनल नहीं होगा ना, देखो दूसरी लाइन में बट सब्जेक्ट टू ए प्रोवाइजो दैट ही विल रीट्रांसफर इट टू द मॉर्गेजर अपॉन द पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी, वो मना नहीं कर सकता, कागज तो बनेगा। चार्ज क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है, फ्रॉड हो जाएगा सीधा सिंपल, इस पर तो क्रिमिनल केस बन जाएगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया है, ठीक है जी। इसके बाद क्या है, सीधा सिंपल रिडम्पशन के राइट भी ब्रीच हो चुके हैं, रिडीम भी कर सकता हो, डैमेज बहुत बुरा फंस जाएगा, ऐसा नहीं होगा जनरल में, ठीक है। हाँ बस यही है। हाँ सर कंडीशन में मतलब ये आएगा था ना, मतलब अगर वो एक डेट के बाद नहीं चुका पाता है तो उसके बाद ही ट्रांसफर होगी प्रॉपर्टी, सिर्फ कंफर्म होगा, मतलब कंफर्म हो जाएगा। देखो कंडीशन के अंदर क्या है, प्रॉपर्टी सेल हो चुकी है, जहां पर मोर्गेजर ऑस्टेंसिबली सेल्स द मोर्गेज्ड प्रॉपर्टी, बेच चुका है वो। देखो सीधी सिंपल सी बात है, मैंने अपनी जमीन जो है गिरवी रख के लोन ले लिया, ठीक है जी। अब कोई जैसे बोल दे कि भाई ये तो प्रॉपर्टी बेच दे, लोन पीछे के बदले में प्रॉपर्टी बेचा है, ठीक है ना, सीधी सिंपल सी बात है, सही। कहने वाला तो कह ही देगा हाँ ठीक है भाई, अब वो तो लोन देने वाले के ऊपर है, वो भाई कागज रखवाएगा अपने पास या वो बोलेगा ना भाई प्रॉपर्टी का पोजेशन मेरे को दे दे, कागज भले अपने पास रख, पोजेशन मुझे दे दे ना। एक काम कर भाई, तू ट्रांसफर करवा दे प्रॉपर्टी में, ठीक है ना, सिंपल, कंडीशन ट्रांसफर करवा दे भाई, या फिर बिल्कुल एब्सोल्युटली करा दे भाई, पैसे ले जा भाई, बाद में फिर मेरे को प्रॉपर्टी तो बेचनी नहीं, कोई बात नहीं, तू क्या है कि हम ये जो सेल परचेज का जो है ना इसके ऊपर हम इंग्लिश मॉर्गेज लिख लेंगे कागज के ऊपर, ठीक है ना, यानी कि जब तू पैसे पे करेगा तो अपना ले जाइए, मैं रीट्रांसफर करा दूंगा, ठीक है ना। ये तो टाइप है, जिस टाइप से चाहो मॉर्गेज करवाई जा सकती है, ये नहीं बोल रहे कि भाई इंग्लिश से ही करवाओ या फिर कंडीशन ही करवाओ, जैसे मर्जी वैसे, सिंपल बात बन रही है सिंपल कराओ। और लेट्स से अगर सिंपल बात बन रही है तो कौन कंडीशन और इंग्लिश मॉर्गेज या यूज एफेक्टिव मॉर्गेज की तरफ जाएगा, सबसे बढ़िया मॉर्गेज तो सिंपल है, ठीक है ना। सिर्फ कागज रखो सेठ जी के पास, ठीक है जी, प्रॉपर्टी अपने पास रखो, उस प्रॉपर्टी में से मेहनत करो और बाकी प्रॉपर्टी उसमें से मेहनत करो और अपना लोन चुकाओ, यस नो, सिंपल है। चलो कहाँ गया कहाँ गया, चलो भैया, ई फॉर इंग्लिश हो गया, चलो। एफ, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, चलो जी, जहां पर कोई बंदा इन एनी ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स नेमली टाउन्स ऑफ कोलकाता
Calcutta, Madras, and Bombay, and in any other town which the state government concerned may by notification in the official gazette specify in this behalf, delivers to a creditor, creditor पैसे देने वाला, उधार देने वाला, और his agent या फिर उसके एजेंट को क्या, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल किस चीज के, इमूवेबल प्रॉपर्टी के, विद इंटेंट टू क्रिएट सिक्योरिटी, और इंटेंशन क्या है, सिक्योरिटी क्रिएट करने की, देयर ऑन द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड मोर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। ठीक है, अब सिंपल में और इसमें भी फर्क पूछ लेते हैं। सिंपल में टाइटल डीड्स भी नहीं रखता है वो, जिक्र तो नहीं है, बट एफ में क्या है भाई, फर्द, एफ फॉर फर्द टिकवा लेगा वहां पे, भाई फर्द दर्जा, ठीक है ना। चलो जी, एनामलस मोर्गेज, एक मोर्गेज विच इज नॉट ए सिंपल मोर्गेज, एक मोर्गेज ऐसी है जो सिंपल नहीं है, कंडीशनल नहीं है, यूजर फक्शरी नहीं है, इंग्लिश नहीं है, और डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड वाली मोर्गेज नहीं है इस मीनिंग के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी ये एक मोर्गेज है, तो वो कौन सी मोर्गेज है, वो एनामोलस मोर्गेज है, वह मिली जुली मोर्गेज है। ठीक हो गया, सिंपल। कितने प्रकार की मोर्गेज हो गई है, सबसे पहले सिंपल, उसके बाद कंडीशनल, फिर उसके बाद यूजर फैक्ट्री, फिर इंग्लिश, इंग्लिश, फिर टाइटल डीड डिपॉजिट करवा लेंगे, ठीक है ना। जी फॉर, याद रखो एनामोलस को गोल मोड़, जी याद हो जाएगा क्या, गोलमोल है भाई, पता नहीं लग रहा है, अरे कौन सी मॉर्गेज है, सिंपल मॉर्गेज है ना, यूजर फैक्ट्री है ना, कंडीशन है ना, इंग्लिश है ना, डिपॉजिट टाइटल डीड डिपॉजिट करवाना है, अरे भाई गोलमोल क्यों कर रहा है, कौन सी है भाई, गोलमोल मॉर्गेज है। हाँ समझ सकते हो इसको, ठीक है ना। एनामोलस मतलब बेसिकली अमूक क्या, या क्या कहते हैं उसको, बेसिकली अनाम, ठीक है ना, सिंपल। चलो, बहुत मोटा क्वेश्चन आज आपका निकल गया है, ठीक है जी। इस मॉर्गेज में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो, ध्यान रखना ऐसा ही है लाइफ में, इसके बाद तुम्हारे साथ मॉर्गेज कोई डिस्कस नहीं करेगा, ध्यान रखना, मैं पूरी लाइफ की बात कर रहा हूँ। नोबडी इज गोइंग टू डिस्कस द टर्म मॉर्गेज विद यू एनीवेयर, एनी टाइम। देखो और ये है कंडीशन वाला भी समझाना, ये समझ में नहीं देखो, हम सबसे पहले सिंपल पे आते हैं, सिंपल एम लिख दूं, सिंपल मॉर्गेज, ठीक है। सिंपल मॉर्गेज बिल्कुल साधारण सूक्ष्म मॉर्गेज, ठीक है जी। इसके अंदर क्या होता है, मॉर्गेजर मॉर्गेजी के पास जाता है, ठीक है जी, प्रॉपर्टी गिरवी रखता है और लोन ले लेता है, ठीक हो गया। प्रॉमिस क्या कर देता है, खोलो बेरेक्ट खोलो, क्या प्रॉमिस करता है, पेमेंट का, या फिर रीपेमेंट कह रहे हो तो रीपेमेंट कर लो, ये सिंपल। क्या कुछ लिखा है कि कागज रखवाएगा है, या फिर सेल करनी पड़ेगी, ठीक हो गया, सिंपल है, यस नो, ठीक है। ये होगी आपकी सिंपल मॉर्गेज, मैं सिर्फ मैनिपुलेट कर रहा हूं इसकी टर्म्स को, तुम देखना क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, ठीक है ना। सेल करनी है, कंडीशनल या फिर बस क्या करना है, जो मोर्गेजर है वो मोर्गेजी को ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है इसको यूज करने के राइट दे देगा, कैसे, कोई प्रॉफिट दे देगा सारा का सारा या पार्शली, या फिर कोई रेंट दे देगा सारा का सारा या पार्शली, या फिर सारा का सारा रेंट भी, सारा का सारा प्रॉफिट भी, या फिर पार्शली रेंट पार्शली प्रॉफिट, व्हाट्सएवर, ठीक है ना। ये तो पता है ना कि भाई जिसकी प्रॉपर्टी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, पता होगा ना, प्रॉपर्टी जिसकी है रेंट भी उसका ही है, प्रॉफिट भी उसी का ही है, ठीक है ना। तो क्या है, उसको राइट मिल जाएंगे, कैसे, यूज करने के,
इसको बोलते हैं मॉर्गेज बाय यूजर फैक्चुअरी राइट्स या फिर यूजर फैक्चुअरी मॉर्गेज। ठीक हो गया, सिंपल है। ये तो हर्ष का सवाल हो गया, हर्ष डन, ठीक है ना। चलो शेड्यूल, हाँ हाँ हाँ, ये स्पेसिमेन हो, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ डिटेल भरो इसकी, और कुछ डिटेल डालनी और कुछ क्लोजेस वगैरह डालने तो वो भी डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जितनी स्टाम्प ड्यूटी लगेगी उतने का स्टाम्प पेपर बन जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, एफिडेविट होते हैं, और कोई रजिस्ट्रार ने और कोई कागज पत्र मांग लिया तो वो भी है, शपथ पत्र भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, ठीक है ना। अगर बैंक के पास है तो बैंक से एनओसी भी मंगवा लेगा, वो अकॉर्डिंगली देखते हैं। हाँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट के जैसे होते हैं, ठीक है ना, कि फॉर्मेट उठा लिया, ठीक है जी, उसके हिसाब से अपनी जो भी रिक्वायरमेंट वो पूरी करो, और दूसरी तीसरी रिक्वायरमेंट है उसको उधर से पूरी करवा लेंगे। कहाँ से, रजिस्ट्रार साहब से पूछ लेंगे कौन सा कागज लगे। बिल्कुल, किसी कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर कराने की आवश्यकता नहीं। ना ना ना, बिल्कुल बिल्कुल। अब सीधा सिंपल सेक्शन 17-18 रजिस्ट्रेशन एक्ट, क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है क्या कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर कराओगे? वो तो अकॉर्डिंगली लॉ में देखोगे, अगर मान लो वो कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज का इमूवेबल प्रॉपर्टी का है भाई, और इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए से ज्यादा की है, और वो सेल परचेज हो रहा है, एब्सोल्यूट जा रहा है, कंडीशन जा रहा है, जैसे भी जा रहा है, ठीक है, तो उसको कराओ। हाँ बस समझ में, दोनों पार्टी की समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि भाई वो उसको रजिस्टर कराना अनिवार्य है, तो वो जो भी स्टेट की जो भाषा रहेगी, ठीक है ना, उसके अंदर करवाओ, क्योंकि उसी के अंदर होगा बेसिक, ठीक है। नहीं, वही खाम का खर्चा लगाने वाली बात होगी, जितना बड़ा बिजनेसमैन होगा उतने ज्यादा पैसे बचाएगा वो, ठीक है ना। चलो चलो, नवदीप के सवाल के ऊपर आते हैं। देखो अगेन, नवदीप सिंपल पता है ना, सिंपल मॉर्गेज, ठीक है ना। सिंपल मॉर्गेज में क्या होता है, सिंपल जाता है मॉर्गेजी के पास, कौन, मॉर्गेजर, ठीक है ना, पैसे लेता है और प्रॉमिस कर देता है कि भैया मैं जो हूँ ये तेरे को रीपे कर दूंगा, ठीक है जी, और एज ए सिक्योरिटी ये जमीन मैंने रख दी, ठीक है ना, सिर्फ सिक्योरिटी रखी है वो, ठीक है ना। लेकिन अगर जो मोर्गेजर है, स्क्रीन पे ध्यान दो, जो मोर्गेजर है वो एज अ कंडीशन, ठीक है ना, सेल कर दे, जिस दिन मोर्गेजर मोर्गेजी के पास गया, बोला भाई लोन की जरूरत है, ठीक है ना, मोर्गेजी बोलेगा भाई कौन सी प्रॉपर्टी तेरे पास, तो वो है ना वो नहरे वाली काली मिट्टी वाली, ठीक है भाई, वो प्रॉपर्टी की के ऊपर मोर्गेज का लोन दूंगा, ठीक है, दे दे भाई, बट भाई सिंपल मोर्गेज नहीं करूंगा, कंडीशनल मोर्गेज करूंगा, ठीक है ना। फिर नवदीप पूछेगा भाई कंडीशनल मोर्गेज क्या होती है, भाई मेरे को सेल करनी पड़ेगी, मेरे को बेचनी लिख जा, ठीक है ना, अगर पैसे दे दिए नवदीप ने तो बिकम्स वॉइड हो जाएगी सेल, अगर नवदीप ने पैसे दे दिए तो, अगर नवदीप ने पैसे नहीं दिए तो कंफर्म हो जाएगी सेल। कंडीशन सेल तो उसी दिन हो जाएगी जिस दिन लोन उठेगा, लोन आएगा, ठीक है ना। अब देखो, या तो मैं लिख देता हूं रीपे या फिर नॉट रीपे, ठीक हो गया। अगर रीपे हो गया तो ये जो कंडीशन सेल का जो ये कॉन्ट्रैक्ट ही हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। सेक्शन में कैसे लिखा है, सेल बिकम्स वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट और सेल था ये। अगर कोई रीपेमेंट नहीं हुई यानी फिर क्या होगा, फिर तो डिफॉल्ट हो गया, कहने का मतलब डिफॉल्ट पे क्या होगा, सेल कंफर्म्ड, ठीक है। इसी को आगे मैं इंग्लिश मॉर्गेज बना देता हूं। अब देखो कंडीशनल सेल है, मैं कह रहा हूं
कि कोई भी किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है, प्रॉपर्टी प्योरली यानी एब्सोल्यूटली जाएगी, एब्सोल्यूटली ट्रांसफर करनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब बंदा चला गया है एक अंग्रेज के पास, अंग्रेज की तो वैसे ही धरती दिखते उसको तो लालच आ जाता है। ठीक है जी, अंग्रेज बोलेगा कि भाई मेरे को सेल कर दे, वो बोलेगा ठीक है कर दूंगा, नहीं एब्सोल्युटली करना पड़ेगा। ठीक है ना। ₹2 इंडियंस का भरोसा नहीं है, वो जमीन भी भगा के ले जा सकता है। ठीक है, डन। अगर एब्सोल्युटली जा रही है तो फिर से वही कंडीशन होगी, या तो रीपे होगा या फिर डिफॉल्ट होगा। अगर रीपे हो गया तो ये अंग्रेज को रीट्रांसफर करना होगा। ठीक है ना। और यदि डिफॉल्ट हो गया तो होने दो, क्योंकि सेल तो पहले ही एब्सोल्युटली हो चुकी है, आगे फिर कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि सेल हैज ऑलरेडी बीन एब्सोल्युटली डन। ठीक हो गया। चल, एनामोलस, जी फॉर गोल्ड, जो बी से लेकर एफ तक किसी भी मोर्गेज की डेफिनेशन में नहीं आता और एस प्रकार की मोर्गेज करी हुई है वो, लेकिन मोर्गेज जरूर बोलेंगे, ये ध्यान रखना। वो लोन मोर्गेज जरूर हो। लेट से किसी भी बी से लेकर, ध्यान रखना ए में तो सिंपल मोर्गेज की डेफिनेशन है तो बी से शुरू होता है, सिंपल मोर्गेज बी में, मोर्गेज बोले तो बी फॉर बोले तो सिंपल मोर्गेज। ठीक है, सही। सी फॉर कंडीशनल, सी फॉर कंडीशनल, डी फॉर यूजर फैक्चरी। ठीक है ना। ई फॉर इंग्लिश, एफ फॉर डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। ठीक है ना। लेट से मूवेबल प्रॉपर्टी रख के आया है टाइटल डीड पे, मॉर्गेज नहीं बोलेंगे फिर उसको, मॉर्गेज जरूर होनी चाहिए वो। सिंपल है। चलो, वो कौन सा बोलेंगे? एनामोलस गोल्ड मॉर्गेज। डन हो गया। बताओ जी, और सवाल बताओ। अगर कुछ ज्यादा टफ करने का या किसी स्टेट के अंदर सीधा सिंपल पूछ लेते हैं, पीटी के अंदर ही पूछ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन कंडीशनल एंड सिंपल एंड यूजर फैक्चरी, कंडीशनल एंड इंग्लिश। ठीक है ना। बिल्कुल, बिल्कुल पूछ लेते हैं। ऑप्शन देंगे, मिलाने वाला हो अदरवाइज हो, या फिर ऑप्शन जरूरी थोड़ी ना कि वन लाइनर ही हो। ठीक है ना। हरियाणा में, अरे वो हरियाणा में है नहीं, वरना हरियाणा वालों का तो फेवरेट सब्जेक्ट होता है ये। क्यों? पिट्टी इतना भारी हो जाएगा 4 घंटे में नहीं निपटेगा। एचपीएससी पीटी का या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का टेस्ट बच्चों को पास करवाने लिए थोड़ा ना, एलिमिनेट करने के लिए होता है यार। ठीक है ना। नरक तो हरियाणा के बच्चे भोग रहे होते हैं, बाकी बच्चे तो तैयारी करके नौकरी लग जाते हैं। ठीक हो गया। चल आगे आ जाओ। जिनको इनकी इच्छा होती है उसको लगाते हैं। पेपर सबसे भरवाते हैं। इतने 5 साल स्टेट में और इंतजार करोगे, इतने तो 5 मौके मिलेंगे। ठीक है ना। मान लो 5-6 स्टेट टारगेट पे कर लिया ना, तो 1 साल के अंदर कम से कम 5-6 पीटी लिखोगे, 5-6 मेंस लिखोगे। ठीक है जी। अगर 2-3 भी इंटरव्यू दे लिए लाइफ में, चौथे पांचवे में तो हो जाएगा सिलेक्शन। इतने तो हरियाणा सरकार सोचेगी चलो अपने बच्चों के लिए अगला जुडिशरी का पीटी निकाल देते हैं, इतने तो कंपटीशन चला जाता है ऐसे। ठीक है ना। और ये जो आज जो कंपटीशन का सत्यानाश हो रहा है ना, ये हरियाणा में दिखेगा। देख रहे हो, रोहतक में देख रहे हो, छोड़ दो उसको, रोहतक में हालत देख रहे हो क्राइम की, हरियाणा में हालत देख रहे हो क्राइम की, अगला बिहार बनने वाला है ये। वो स्टेट सुधर रही है। ठीक है ना। वो स्टेट सुधर रही है, यूपी बिहार झारखंड सुधर रहे हैं। ठीक है जी। अरे इस स्टेट का देखो क्या हाल होएगा, क्योंकि इस स्टेट की गवर्नमेंट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है लॉ एंड ऑर्डर पर। किसी भी गली में छेड़ दो, भाई साहब खलीफे बैठे हैं। आजकल लड़के पैदा नहीं होते, खलीफे पैदा होते हैं। कुछ ना कहीं मर जाते हैं।
ठीक है ना, इस स्टेट में तो बहुत बुरा हाल होना है, क्योंकि पॉपुलेशन का भी एरिया थोड़ा है, पॉपुलेशन का इतना ज्यादा बूम और बूम है, ठीक है जी, फिर एकदम से फिर पॉपुलेशन भी घटती लोगों को दुख दुख पहुंचाएगी, एकदम से ही दुख होगा, अरे अपने बच्चों को सुधारो भाई, गुंडे मत बनाओ, पढ़ाओ लिखाओ, ठीक है ना, कंपटीशन का सत्यानाश हो चुका है, तुम देख ही रहे हो, जिसमें हमारी स्टेट गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाल है, हाथ है, ठीक है ना, 5 साल में एक बार पेपर निकालेंगे, कोई बात नहीं, फिर उसी पे ही कैंसल हो जाएगा तो हो उसी पे ही जाएगा। कोर्ट केस चलते हैं। हाँ वो तो है, वो तो मैंडेटरी है, थोड़े दिनों में आ जाया करेगा, आईएएस के एग्जाम में आएगा, सबसे ज्यादा रिट्स फाइल करने वाला, सबसे ज्यादा केस, सबसे ज्यादा पेपर क्या होते हैं आउट करवाने वाला, लीक होने वाला स्टेट कौन सा है। चलो 59, मोर्गेज वेन टू बी बाय अश्योरेंस, जहां पर प्रिंसिपल मनी सिक्योर्ड इज 100 रुपी और अपवर्ड, एक मोर्गेज अदर देन मोर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, इसको छोड़कर अंडरलाइन कर लेना, कैन बी इफेक्टेड ओनली बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है जी। अगर आप 58 एफ की अगर मोर्गेज करके आए हो, उसको छोड़कर अगर कोई भी है, बी से लेकर कहां तक, जी तक, एफ को छोड़कर आपको रजिस्टर करानी पड़ेगी, अगर 100 रुपए से ऊपर की मोर्गेज है तो, ठीक है। अगर आपको बताऊं, क्योंकि थोड़े दिन पहले बिजी कराया था, जनरली नहीं करवाते, क्यों, टाइटल डीड डिपॉजिट करवाते हैं, एफ के अंदर सिर्फ टाइटल डीड डिपॉजिट करानी है, प्रॉपर्टी का पोजीशन किसके पास रहेगा, जो मोर्गेज है बेसिक, ठीक है ना, ठीक है ना, उसी के पास ही रहेगा, ठीक है। और क्या है, सबसे सेफ है, ठीक है ना, और सबसे बढ़िया चीज क्या है, एक्सेप्शन में आ गई है, क्या, इसको रजिस्टर कराने की आवश्यकता नहीं, रजिस्टर क्यों करवाएं, जिसने लोन लेना है उसके लोन के पैसे कट जाएंगे, या जिसने लोन देना है उसके बढ़ जाएंगे, फिर वो वापस नहीं आएंगे, क्यों, वो जिसको जिसके जिसके फेवर में रजिस्टर हुई, फेवर में तो रजिस्टर उसी के हुई जिसने लोन दिया है, ठीक है जी, वो पैसे मांगेगा थोड़ी ना, और कल को पैसे अगर उसने दे दिए तो ये स्टाम्प ड्यूटी तो गई भाई, ठीक है ना, सिंपल, तो कोई नहीं करवाता। लेट से कल को अगर सरकार मैंडेटरी कर दे, तो फिर इसका भी एक वो है, 11 महीने के लिए एक बार में मोर्गेज करवाया करेंगे, फिर अगले फिर 11 महीने के लिए, जैसे रेंट डीड चलती है ऐसे में मोर्गेज डीड चला करेगी, ठीक है ना, बहुत ज्यादा केओस हो जाएगा, तो क्या कर दिया, एक मोर्गेज को निकाल दिया, देखो जो सिंपल मोर्गेज के जैसी है उसको निकाला है, इतनी बड़ी बढ़िया टफ टफ मोर्गेज है उनको नहीं निकाला, समझ पा रहे हो, चलो, जहां पर प्रिंसिपल मनी सिक्योर्ड इज लेस देन 100 रुपया, ठीक है जी, एक मोर्गेज में बी अफेक्टेड ईदर बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट साइंड एंड अटेस्टेड, बिल्कुल अटेस्टेड कर लो एज अफोरसेड, और एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ए सिंपल मोर्गेज बाय डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी। 59A reference to mortgager and mortgagees to include persons driving title from them, ठीक है, छोड़ दो इसको, सिर्फ हेडिंग से कर लो 60, राइट टू मोर्गेजर टू रिडीम, मोर्गेजर के पास कौन सा राइट है, रिडीम का, कब आएगा, पेमेंट के ऊपर आएगा ये राइट, रिडम्पशन नहीं, रिडीम, यस हाँ, क्या पोर्शन में हो सकती है रिडम्पशन, यस हो सकती है। 60A obligation to transfer to third party instead of retransfer to mortgager, ठीक है जी, छोड़ दो इसको, सिर्फ हेडिंग हेडिंग से कर लो। 60B सिर्फ हेडिंग से कर लो, राइट टू इंस्पेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, सिर्फ हेडिंग से कर लो। 61 राइट टू रिडीम सेपरेटली और साइमल्टेनियसली, इस पे लिखो 61 के साइड में राइट टू कंसोलिडेशन, केस लिखो एनामोलस के ऊपर, डायरेक्ट में लिख लो स्टेट ऑफ केरला वर्सेस कोचीन रिफाइनरीज, ये 58G पे एनामोलस पे, वर्सेस कोचीन रिफाइनरीज,
1968 सुप्रीम कोर्ट। है स्टेट ऑफ केरला वर्सेस कोचीन कोचिन रिफाइनरीज। रिफाइनरीज 1968 से। एक कोटेशन लिख लो मॉर्गेज के ऊपर, 61 के ऊपर लिखना है, 61 के ऊपर लिख लो, जिसके ऊपर लिखना है उसके ऊपर लिख लो। लिखो वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज। एक बार अगर प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे चली गई और आपने रिडीम नहीं करवाई तो ध्यान रखना मॉर्गेज पे ही है, वो आपकी नहीं है। वन से मॉर्गेज। ऑलवेज अ मॉर्गेज। इसका मीनिंग लिख लो, मॉर्गेज इज ऑलवेज रिडीमेबल। लॉर्ड हॉल्सबरी ने दिया है ये डॉक्ट्राइन। हॉल्सबरी, HALSBURY। हाँ, हॉल्सबरी। एक बार फिर से रिपीट करना, मॉर्गेज इज ऑलवेज रिडीमेबल। रिडीमेबल। ये लिख लिया 61 के ऊपर डॉक्ट्राइन ऑफ कंसोलिडेशन। हाँ। 61 पे ठीक है, आगे आ जाओ। छोड़ दो 62, छोड़ दो 63, 63A पे आ जाओ। इम्प्रूवमेंट्स टू द मोर्गेज प्रॉपर्टी, यस। जहां पर मोर्गेज प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ द मोर्गेज, प्रॉपर्टी किसके पोजेशन में है? मोर्गेजी की पोजेशन में है। ठीक है जी। कौन कौन सी मोर्गेज आ गई? एक तो यूजर फैक्ट्री, और ऑटोमेटिकली इंग्लिश आ गई, ऑटोमेटिकली कंडीशनल आ गई। ऑफ mortgage been improved, the mortgager upon redemption shall in the absence of the contract to the contrary be entitled to the improvements, and mortgager shall not save only in case provided for in subsection 2 be liable to pay the cost thereof। बिल्कुल ठीक बात है। अब क्या हुआ, 1 एकड़ जो है यूजर फैक्ट्री यहाँ पर इंग्लिश mortgage होगी। ठीक है जी। पैसा पे कर दिया है, बट इन बिटवीन क्या हुआ, जो मोर्गेजी था उसने बहुत बढ़िया बढ़िया इंप्रूवमेंट करवा दी है। लेट्स से एक खाली खेत था, उस खेत को उपजाऊ बनाया और प्लस उसके ऊपर आम का बाग लगा दिया। अब ध्यान रखना, प्रॉपर्टी तो हमेशा इक्विटी के साथ ट्रांसफर होगी। ठीक है जी, रीट्रांसफर होगी तो रीट्रांसफर भी इक्विटी के साथ होगी। ठीक हो गया। तो अब क्या होगा, मोर्गेजर को अब पैसे के साथ साथ में कॉस्ट भी चुकानी होगी। जितनी भी कॉस्ट लगी होगी मोर्गेजी की इस इंप्रूवमेंट को कराने के लिए, उसकी कॉस्ट कहां से आएगी? मोर्गेजर से आएगी। ठीक है ना। अच्छा, मेन प्रॉफिट बोल देंगे इसको? नहीं। बिल्कुल सही बात है, शाबाश, वेरी गुड। क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि यह पोजीशन रॉन्गफुल नहीं है। मोर्गेजी के पास जो पोजीशन है वो रॉन्गफुल नहीं था। ठीक है ना, सिर्फ इस कारण से मेन प्रॉफिट नहीं बोल। ठीक है जी। हाँ, इसके अंदर सिर्फ एक ध्यान रखो, जो 63A का 2 है उसमें देखो ऊपर से 1 2 3 4 5 6, छठी लाइन, छठी लाइन शुरू से पढ़ रहा हूँ। प्रिंसिपल मनी विद इंटरेस्ट कितना? एट द सेम रेट एज इज पेबल ऑन द प्रिंसिपल, और जहां पर कोई सच रेट फिक्स नहीं है तो रेट ऑफ 9% पर एनम। ठीक हो गया। चलो जी, रिन्यूअल देख लेना। 64 मत देखो, चलो 65। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स बाय मोर्गेजर। देखो सीधी सिंपल सी बात है, ए से कर लेते हैं। 65 का ए, दैट इंटरेस्ट विच द मोर्गेजर प्रोफेसिस टू ट्रांसफर टू द मोर्गेजी सबसिस्ट। ठीक है जी। एंड दैट द मोर्गेजर हैज पावर टू ट्रांसफर द सेम, के मोर्गेज के पास उसको ट्रांसफर करने की पावर है। ठीक है ना। अब मान लो एक आदमी ने मोर्गेज कर दिया अपनी प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे कहीं पे बेच भी नहीं सकता है। अगर ट्रांसफर बनने की है, हो रहा है तो कर सकता है। ठीक है। बी, मोर्गेजर विल डिफेंड, यस, if the mortgagee be in possession of the mortgage property enable him to defend the mortgage's title thereof। ठीक है जी। अब अगेन उसको बचाएगा भी, बचाने का वो नहीं होगा। ठीक है जी। और
कौन सा है, सी का क्या आ गया है, हाँ चार्जेस का हक आ गया है। That the mortgagor will so long as the mortgagee is not in possession of the mortgage property pay all public charges, सारे के सारे पब्लिक चार्जेस भी पे करेगा। कौन, मोर्गेजर पे करेगा। अगर पोजेशन मोर्गेजी के पास जा रहा है तो इस सूरत के अंदर जो भी पब्लिक चार्जेस है वो मोर्गेजी पे करेगा। ठीक है जी। डी के अंदर देख लो, जैसे कि ऊपर से एक दो तीन चार पांच, पांचवी लाइन, पे दी रेंट रूंट, जो कुछ भी रिजर्व है लीज अमाउंट है वो सारा का सारा जो है आ जाएगा मोर्गेजर के पास में। 65A, मोर्गेजर्स पावर टू लीज। ठीक है जी। अब एक आदमी के पास मोर्गेज कर दी और वही प्रॉपर्टी जो है लीज पे दूसरे को दे दी, क्या कर सकता है मोर्गेजर ऐसा? यस, बिल्कुल कर सकता है। हाँ, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, एक मोर्गेजर while lawfully in possession of the mortgage property shall have power to make leases thereof, leases लिखा हुआ है, एक नहीं अनेक भी कर सकता है, which shall be binding on the mortgagee, जो बाइंडिंग रहेंगी। लेट्स से लीज का जो अमाउंट आएगा वो मोर्गेज रिसीव करेगा। ठीक हो गया। डी देख लो इसका, एवरी सच लीज शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम ए डेट नॉट लेटर देन 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज मेड। 67, राइट, कहाँ गया 67 है, हाँ, राइट टू फोरक्लोजर और सेल। ठीक है जी। फोरक्लोजर किसके पास आएगा? मोर्गेजी के पास राइट आएगा। देखो 67 के ऊपर सब हेडिंग, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मोर्गेजी। इसके अंदर पढ़ना है पढ़ लेना, नहीं पढ़ना है मत पढ़ना। ठीक है जी। प्रॉपर्टी टू सोल्ड भी, प्रॉपर्टी भी सोल्ड का भी राइट आ जाता है, ध्यान रखना। हेडिंग से कर लो। 67A, mortgagee when bound to bring one suit on several mortgages, बिल्कुल हो सकता है, चलो जाने दो। 68 से हेडिंग से कर लो, राइट टू सू फॉर मॉर्गेज मनी, यस। 69 हेडिंग से कर लो, पावर ऑफ सेल व्हेन वैलिड। ये पर ये ध्यान रखना, इसके अंदर ये नोटिस नाटिस करने की काफी कंडीशन है, तो इसको एक बार अंदर से पढ़ लेना या फिर मैं आपको बता ही देता हूँ। 69, जहां पर ए पढ़ रहा हूँ 69 का, जहां पर मोर्गेज का है इंग्लिश मोर्गेज है, एंड नीदर द मोर्गेजर, ना ही मोर्गेजी हिंदू है, मोमडीन है या फिर बुद्धिस्ट है, या फिर मेंबर ऑफ एनी ऑफ अदर रेस सेक्ट ट्राइब और क्लास है, फ्रॉम टाइम टू टाइम स्पेसिफाइड इन बिहाफ बाय द गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ गजेट। ठीक है जी। ये हो गया इंग्लिश मोर्गेज को अंडरलाइन करना, इंग्लिश मोर्गेज के लिए ही बात हो रही है, जहां पर पावर ऑफ सेल विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट इज एक्सप्रेसली कन्फर्ड ऑन द मोर्गेजी बाय द मोर्गेज डीड एंड मोर्गेजी इज द गवर्नमेंट। ठीक है जी। आगे आ जाओ। दो का ए देख लो, नोटिस इन राइटिंग। मैं सिर्फ नोटिस इन राइटिंग को अंडरलाइन करने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है जी, इसको अंडरलाइन कर लेना। ए की ही जो है चौथी लाइन, फॉर 3 months आफ्टर सच सर्विसेज, इसको अंडरलाइन कर लेना, देख लेना इसको। ठीक है जी। बी, सम इंटरेस्ट अंडर द मोर्गेज अमाउंटिंग एट लीस्ट टू 500 रुपीज इज इन एरियर एंड अनपेड फॉर 3 months आफ्टर बिकमिंग ड्यू। ठीक है जी, बस इतना कर लो। 69A, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, जिसमें जरूरत होगी तो उसमें रिसीवर भी अपॉइंट हो जाएगा। 69A को स्टार लगा लेना सिर्फ हेडिंग को। 70, असेशन ऑफ मोर्गेज प्रॉपर्टी, इलस्ट्रेशन देख लो 70 का। ए मोर्गेज कर देता है बी को सर्टेन खेत बॉर्डरिंग ऑन रिवर, जो रिवर के बॉर्डर पर है। द फील्ड इज इंक्रीज्ड बाय एलुवियन। ठीक है जी, इस बार की बाढ़ आई है उसके बाद यह खेत बढ़ गया है। फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी बी इज एंटाइटल्ड टू द इंक्रीज, अब बी जो है एंटाइटल हो जाएगा। ठीक है जी।
पिछली बार में खेत घट गया था, इस बार में खेत जो है तिगना चुगना बड़ा हो गया, तो भाई ये कोई बात नहीं। किसका? मोर्गेजी का। फिलहाल ए मोर्गेज ने मोर्गेज कर दिया है, एक सर्टेन प्लॉट है किसका? बिल्डिंग लैंड टू बी, एंड आफ्टरवर्ड्स इरेक्ट ए हाउस ऑन द प्लॉट, और उसके बाद क्या कर दिया? ए ने एक प्लॉट इरेक्ट कर दिया फॉर द पर्पसेस ऑफ हिज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के पर्पस से। बी इज एंटाइटल्ड टू द हाउस एज वेल एज द प्लॉट। ठीक हो गया? हेडिंग से रिन्यूअल ऑफ द मोर्गेज लीज, ठीक है, रिन्यू हो सकती है, बिल्कुल रिन्यू हो सकती है। राइट ऑफ मोर्गेज इन पोजेशन, वही 9% पर एनएम के रेट से जो है वो अपना इंटरेस्ट वगैरह लेगा, छोड़ दो। 73 पे आ जाओ। राइट टू प्रोसीड्स ऑफ रेवेन्यू सेल और कंपनसेशन ऑन एक्विजिशन, ठीक है जी, ऊपर लिख लो डॉक्ट्राइन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटीज, बस इतना कर लो। डॉक्ट्राइन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटीज, हाँ 73 पे। आओ जी 81 पे आ जाओ सीधे। सिर्फ हेडिंग से कर लो मार्शलिंग सिक्योरिटीज। डॉक्टर ने मार्शल किया है ना, मार्शलिंग। यस सर। चलो पढ़ा देता हूँ। मार्शलिंग सिक्योरिटीज, इफ यदि ओनर दो या दो से ज्यादा प्रॉपर्टीज मोर्गेज कर देता है डैम टू एक बंदा, एंड देन मोर्गेज वन और मोर ऑफ दी प्रॉपर्टीज टू अनदर पर्सन, दी सब्सिक्वेंट मोर्गेजी जो है इज इन द एब्सेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी एंटाइटल्ड रहेगा टू हैव द प्रायर मोर्गेज डेट सेटिस्फाइड आउट ऑफ द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज नॉट मोर्गेज टू हिम। ठीक है जी। अब देखो हमने किस सेक्शन में किया था मार्शलिंग, डॉक्टर मार्शलिंग 56 में। यस वेरी गुड। तो देखो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर तो परचेजर आ गया है, इसके अंदर सब्सिक्वेंट मोर्गेज आ गया, बस ध्यान रखना। सब्सिक्वेंट मोर्गेज के पास ये मार्शलिंग सिक्योरिटीज का डॉक्ट्राइन जो काम आएगा, बस इतना कर लो। सेक्शन 92 पे आ जाओ। रिकनेक्शन निकल रहा। हाँ वही कर रहे हैं, 91। सिंपल। ये देख लो रिडम्पशन की हेडिंग पे आ गए हैं बस, ठीक है ना। 91 में याद रखना पर्सन टू हु मे सू फॉर रिडम्पशन, ठीक है जी। 92 पे आ जाओ, डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन लिखिए या फिर रूल ऑफ सब्रोगेशन लिखिए। 91 में 92 में रूल। सब्रोगेशन के ऊपर लिख लो रूल ऑफ सब्रोगेशन। कॉन्टेक्ट में भी करा था, दूसरे के जूतों में आना, एंटरिंग इनटू द शूज ऑफ अनदर, मुहावरा होता है इंग्लिश का भी, उसकी जिम्मेदारियों में आना। यस, जब श्योरिटी पैसे दे देगा प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पर, ठीक है जी, तो अपना जो क्रेडिटर है, ठीक है ना, वो तो निकल जाएगा, ठीक है ना। अब प्रिंसिपल डेटर देनदार हो जाएगा श्योरिटी पर। श्योरिटी। हाँ वही है, पढ़ना हो देख लेना इसको, बस इतना ध्यान रखना रूल ऑफ सब्रोगेशन 92 के अंदर है। 94 देख लो, राइट टू मीन मोर्गेजी। क्या एक मोर्गेजी कभी रॉन्गफुल पोजीशन में आ सकता है? नो। यस, लेट से आप मोर्गेजी, मैं मोर्गेजर, मैंने मोर्गेज का पैसा चुका दिया, आप पोजेशन नहीं छोड़ रहे हो, नाउ योर पोजेशन इज रॉन्ग, ठीक है, वो भी इंक्लूड हो जाएगा। मैं अंदर कुछ नहीं पढ़ा रहा, बस आपको हेडिंग पढ़ा, ठीक है जी। आगे आ जाओ। हाँ मैं अंदर कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना। हम्म, ठीक हो गया जी। चलो 100 पे आ जाओ, चार्ज। देखो चार्ज क्या होता है, जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी
किसी एक आदमी की इज बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज, पार्टीज के एक्शन के कारण या फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ के कारण सिक्योरिटी बन गई है किसी भी पेमेंट ऑफ मनी की टू अनदर, किसी दूसरे बंदे के लिए। एंड ये जो ट्रांजैक्शन है डज नॉट अमाउंट टू ए मोर्गेज, और इस ट्रांजैक्शन को मोर्गेज नहीं कह रहे, बस क्या है, लायबिलिटी आ गई है एक इमूवेबल प्रॉपर्टी पर, ठीक है ना, क्योंकि वो किसी पैसे के बदले में सिक्योरिटी बन गया है, बन गई है वो। और ये जो है कोई लोन एक्सेट्रा नहीं है जिसको हम मोर्गेज कहें, ये कोई मोर्गेज वाला लोन नहीं है, दूसरा कोई होता होगा बट ये मोर्गेज नहीं। द लेटर पर्सन इज सेट टू हैव ए चार्ज, अब जिस बंदे के बिहाफ पे जो सिक्योरिटी क्रिएट हुई है, ठीक है जी, तो क्या बोला जाएगा, उस बंदे के हाथ में चार्ज आ गया है उस प्रॉपर्टी के विषय में। एंड ऑल द प्रोविजन हियर इन बिफोर कंटेन, और सारे के सारे प्रोविजन जो इससे पहले यहाँ पर कंटेन थे, विच अप्लाई टू ए सिंपल मोर्गेज, जो सिंपल मोर्गेज पर अप्लाई होंगे, सो फार एज में अप्लाई टू सच चार्ज, यस चार्ज के ऊपर भी अप्लाई हो जाएंगे। जैसे कि डिपेंडेंट को मेंटेन करने की ड्यूटी आ जाती है इमूवेबल प्रॉपर्टी पर। ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी, उसके अंदर क्या है, काफी सारे डिपेंडेंट हैं उस प्रॉपर्टी पे, तो क्योंकि ये प्रोपोसिटसिस की प्रॉपर्टी है तो इस प्रॉपर्टी में से मेंटेनेंस करी जाएगी डिपेंडेंट, ठीक है। अगर डिपेंडेंट, किसी एक डिपेंडेंट की मेंटेनेंस नहीं हो रही है तो ध्यान रखना वो चार्ज क्रिएट करवा सकता है उतनी ही जितना वो मतलब जितना उसका शेयर उसके लिए, ठीक है। वुमेन्स स्टेट है या फिर वुमेन्स के पास मेंटेनेंस का राइट है जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी में से, उस वुमन को मेंटेन नहीं किया जा रहा, तो वो वुमन चाहे और अगर वो कोर्ट में चली गई तो लाइक चार्ज वो अपने लिए मेंटेनेंस करवा सकती है, किसमें से, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी में। क्यों, क्योंकि लाइक सिक्योरिटी है, और मनी कौन सा, वो मेंटेनेंस मनी, ठीक है। क्या मेंटेनेंस मनी को मॉर्गेज मनी बोलते हैं, नहीं बोल सकते। सिंपल हो गया, सही। Nothing in this section applies to a charge of a trustee on the trust property for expenses properly incurred in the execution of the trust, and save as otherwise expressly provided by any law for the time being in force. No charge shall be enforced against any property in the hands of a person to whom such property has been transferred for consideration and without notice of the charge। छोड़ दो इसको, इतने की जरूरत नहीं है। 101 लिख लो, डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर, बस अंदर कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। है जी। हम्म। आओ जी अब जरा लीज 105 से कहां तक है देखो जरा एक बार। ये तो पास तो में रूल्स वाला ही है। छोड़ दो इसको, सिंपल देख लो, क्या कौन हाई कोर्ट बनाएगा, हाँ। छोड़ दो इसको। 136 तक है। 105 के आगे निशान लगाए तुमने, कौन कौन सा करना है और कौन कौन सा नहीं करना है, एक मतलब चलो लगाओ। ये 105 पे लगाओ, 106, 107, 108 बीच बीच में पड़ेंगे बस, 108 जो है ना, या फिर ओनली हेडिंग कर लो। हाँ ओ एच। 109, 110 ओनली हेडिंग, 111 पढ़ना है अपने को, 112, 116, 117, 118, 19, 121, गिफ्ट सारा पढ़ना है, 122 से लेकर 129 तक सारा का सारा। सबसे लास्ट जो चैप्टर है, चैप्टर 8 जो है वह है ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स के विषय में, ठीक है। 130, 131, 134, 136, 137, ठीक है जी।
चार्ज के अंदर बेसिकली कुछ था ही नहीं। ये सारा का सारा कल निपटाएंगे, कल निपटा लेंगे, कल शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है, कल निपटा लेंगे, कल खत्म कर लें। हाँ कल खत्म कर लो, क्योंकि कल जो है मेन जो धंधा है, मेन जो टॉपिक रहेगा वो अपना गिफ्ट रहेगा। गिफ्ट एनडीपीएस। इसके बाद एनडीपीएस कर लेंगे, ठीक है, एनडीपीएस और जुवेनाइल जस्टिस साथ में, मतलब एक के बाद एक। कुछ नहीं, एनडीपीएस भी बहुत बड़ा है, लेकिन हाँ, लेकिन सारा नहीं पढ़ना, ये के भी बहुत बड़ा ठीक है ना। लेकिन क्या है कि सारा का सारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसमें हाँ। बहुत सारी अननेसेसरी जो टॉपिक्स हैं उनकी डेफिनेशंस हैं, उनका प्रोसीजर लिखा हुआ है, आपको सारा करने की